So, in summary about the discussion regarding this patient, what I would say, this is a condition of acute and chronic liver failure, which usually happens, which is a drinker of long time, जो लंबे समय से पीते रहते हैं और फिर सडनली बॉडी कंपनसेट करती रहती है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और सडनली बॉडी डिकम्पनसेट कर जाती है और सडनली उनको प्रॉब्लम होने लगती है इन फॉर्म ऑफ जैसे ब्लीडिंग बहुत अधिक होने लगी या जॉन्डिस बहुत अधिक बढ़ गया, जैसे इस पेशेंट में अभी पीलिया 30-35 चल रहा है, या फिर दिमागी समस्या आने लगी जिनको एनकेफेलोपैथी कहते हैं, या इसके साथ साथ दूसरे अंगों की समस्या आने लगी जैसे किडनी की, या इस पेशेंट में जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, उसका बीपी भी कम हो रहा है. सो दिस इज़ एन एक्यूट डिकम्पनसेशन. सो एक क्रोनिक प्रॉब्लम पहले से चल रही थी, जैसे पेशेंट ड्रिंक करता रहता है, लिवर धीरे धीरे डैमेज होता रहता है, और जब ये इसी पर ड्रिंक करते रहते हैं और एक हैवी बिंज लेते हैं तो लिवर एकदम से शट डाउन हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड एन एक्यूट डिकम्पनसेशन. सो दिस इज़ अ डेंजरस कंडीशन. रीज़न बीइंग कि ये पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं देते, क्योंकि या तो ये पेशेंट इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव भी करेंगे तो मे नॉट बी फुली बैक टू नॉर्मल, और देयर इज़ ए हाई रिस्क ऑफ मोर्टालिटी ऑल्सो. तो इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये जो एक्यूट डिकम्पनसेशन हुआ है इसमें दूसरे अंग कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं. मतलब लिवर के साथ जैसे इस पेशेंट में हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, बीपी कम है, बीपी बढ़ाने की दवा चल रही है, गुर्दे पे इन्फेक्शन है, गुर्दा काम पूरा नहीं कर रहा, यूरिन नहीं आ रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, या उसको सांस में भी दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है. तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि लिवर के साथ दूसरे अंग कितने अफेक्टेड हो रहे हैं और कितने डिग्री का अफेक्शन है. मतलब वो थोड़ा बहुत अफेक्टेड है या बहुत अधिक अफेक्टेड है, सांस में थोड़ी बहुत समस्या हो रही है या सांस में बहुत अधिक समस्या हो रही है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ रहा है, या दिमागी समस्या थोड़ी सी है, पेशेंट थोड़ा सा कॉग्निटिव फैक्टर्स अफेक्टेड हैं, चीज़ों को सम्मिलित नहीं कर पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, या फिर ब्रेन बहुत अधिक अफेक्टेड है और उसका मानसिक संतुलन पूरा गड़बड़ाया हुआ है, या कोमा में जा रहा है, या उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ रहा है. सो दिस ऑल फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड कि पेशेंट के कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पेशेंट के जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी सीवियरिटी कितना है, कितना अधिक सीवियर है, और तीसरे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना है. पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन कम है, या उसके बारे में पता नहीं. दीज ऑल फैक्टर्स आर वेरी वाइटल इन डिसीजन मेकिंग एंड इज़ ऑल्सो वेरी वाइटल कि ये पेशेंट का कोर्स कैसा होने वाला है. जैसे अगर कोई पेशेंट इसी तरह का हो, एक्यूट एंड क्रोनिक लिवर फेलियर का, और उसके मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, कई सारे ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो ऑर्गन सीवियरली इन्वॉल्व हैं, बैडली इन्वॉल्व हैं, तो उसका जो मरने की चांसेस हैं, जो रिस्क ऑफ मोर्टालिटी गो 70%, 80%. सो इट डिपेंड्स कि कितना सीवियर है. इसके बचने की संभावना हो सकता है 10%, 20% ही हो. तो इस केस में व्हाट आई सजेस्ट एंड व्हाट माय ओपिनियन इज़ कि you should always have a plan A and always have a plan B. अगर हम सिर्फ एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का बिना ट्रांसप्लांट का ऑप्शन लेके चलेंगे और अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं हुआ, सो उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा to do anything and the patient will ultimately die. So what I suggest कि you should do all the conservative management. पेशेंट की जनरल कंडीशन, उसके जो ऑर्गन्स हैं जो डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट चले उनको स्टेबलाइज करने का. मीनवाइल उनका न्यूट्रिशन जो है, जो डाइट है, उस पर बहुत केयरफुल अटेंशन हो, उनकी फिजियोथेरेपी एंड चेस्ट इम्प्रूवमेंट पे ख़ास ध्यान हो, ताकि ये पेशेंट को हम कोशिश करें कि किसी भी तरह से आईसीयू से निकाल लें. और बहुत समय ऐसा संभव भी हो जाता है, लेकिन इतने गंभीर मरीज़ में कुछ भी कहना मुश्किल होता है. और अगर ये मरीज़ इम्प्रूव नहीं होते हैं, देन यू शुड ऑलवेज़ हैव ए प्लान बी कि अगर ये
पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, सपोज इनका पीलिया कम नहीं हो रहा है, 30-35 पीलिया बना हुआ है और मानसिक समस्या भी हो रही है और चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रही, बीपी कम नहीं हो, इम्प्रूवमेंट नहीं बहुत अच्छा हो रहा है और इन्फेक्शन इम्प्रूव हो गया है, बाकी चीज़ें सेटल हो गई, सो देन यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ ए प्लान बी दैट यू शुड हैव ए बैकअप प्लान फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। तो मेरा सुझाव ये रहता है कि एक प्लान बी का भी ऑप्शन लेके चले, उसको तैयारी करके रखें। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोनर, इम्पॉर्टेंट चीज़ है फंड का अरेंजमेंट और फैमिली का डिस्कशन आपस में, इसको लेके चले। और अगर पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है दैट्स वेल एंड गुड, दैट्स द बेस्ट थिंग, and but if it doesn't improve we should have a plan B for that, so patient can go for transplant and could ultimately get improved and get better। की कंडीशन है विथ 30 बिलीरुबिन, डिस्पीलिया है और यूरिन ठीक से नहीं आ रहा, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, बीपी कम है जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ इट इज़ ए हाई रिस्क केस। From here, whether he is going to improve or not, it is with conservative management is a big question. What I advise in this situation, कि suppose if he gets better with time and he gets improving in a sense कि at least हम इनको ICU से निकाल के रूम में लेते हैं and he gets little better, so the best thing will be कि just wait and watch how much it gets improved and what to do next. But if it doesn't get better या थोड़ा सा better हुए और फिर dip किया और फिर थोड़ा सा improve हुआ फिर, so the only option left will be transplant. Liver transplant basically have two main challenges. एक तो है cost issue is there, the other is a donor. Donor can only be from family, कोई बाहर का नहीं हो सकता है, blood relation, close blood relation and a compatible blood group. इनका जो भी blood group है तो इनका तो वो नहीं, इनका तो कोई भी चल जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो any blood group will work. Blood relation, any हम close blood relation. जैसे चाचा के लड़के हो गए, इनके भाई बहन फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर वो नहीं हो सकते हैं, माता पिता तो ऑब्वियसली बहुत एजेड होंगे, तो मम्मी तो पापा है नहीं, तो ब्रदर सिस्टर अगर नहीं हो सकते हैं तो उसका रीज़न होना चाहिए क्यों नहीं हो सकते, विलिंग नहीं है, जो भी रीज़न है। चाचा के बच्चे हैं तो उनको देखना होगा, इवैल्यूएट करना होगा कि क्या कहते हैं कितनी फिटनेस है, और इफ़ इज़ ओके देन एक कमिटी क्लियरेंस कराना होता है, लीगल कमिटी क्लियरेंस। उसमें लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, पुलिस से रहते हैं, जुडिशरी से लोग रहते हैं, एनजीओज, दे सी एवरीथिंग, दे सी, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इनके, डोनर के रिसिपिएंट के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डीएनए टेस्ट होगा मैच करने के लिए कि रिलेटिव है कि नहीं है, एंड देन दे विल सी एवरीथिंग एंड इफ इट इज ओके देन दे विल गिव ए क्लियरेंस। हम लोग हैं इनकी मम्मी के भाई के बच्चे हैं, हम लोग तो हम तो बहुत दूर के हो गए। नहीं मतलब दूर के रिलेशन में एक तो पहले डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट करके ये देखना होगा कि हो सकता है नहीं हो सकता है, दैट इज वन थिंग। कितना परसेंट सक्सेसफुल रहता है ट्रांसप्लांट? ट्रांसप्लांट हैज अ बिग सक्सेस, इट इज मोर देन 95% सक्सेस रेट, बट अभी कल ही आए हैं तो वी नीड टू सी हिज स्टेटस कि इनका क्या स्टेटस रहता है। और बिलीरुबिन अराउंड 30-35 के अराउंड इनके चल रहा है, अभी 28 है, बट वन वैल्यू डजंट मैटर, आज 28 है और कल फिर 31 है। सी ओवरऑल इनकी जो कंडीशन है, चूँकि अभी रात में ही आए हैं, वी नीड फर्दर असेसमेंट, बट ओवरऑल कंडीशन इज नॉट वेरी स्टेबल, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, एंड इस स्थिति में व्हाट आई बेस्ट सजेस्ट इज दैट वी कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट की प्रिपरेशन ऑल्सो टेक सम टाइम, अब मीन्स इट डिपेंड्स कि कितनी तेज़ी से टेस्ट करा रहे हैं, कितनी तेज़ी से, बट एटलीस्ट वीक 10 डेज तो कम से कम लगेंगे मिनिमम। और डोनर कितना फिट है, डोनर का इवैल्यूएशन होगा, अगर किसी चीज़ में वो अनफिट आता है तो उस केस में फिर उसका वो जो चीज़ अनफिट है वो इम्प्रूवमेंट की है कि नहीं, वेदर वी कैन चेंज इट और इम्प्रूव इट और नॉट, वो डिपेंड करता है। अगर एवरीथिंग गोज़ वेल, डोनर की सारी फिटनेस है, तो फिर लीगल पेपर्स हैं, डीएनए के टेस्ट में 4 दिन लगते हैं, 4 से 5 दिन डीएनए की रिपोर्ट आने में, तो लीगल के पेपर्स बनते हैं, दे विल ऑल्सो टेक 2-3 days एंड देन विल हैव टू कीप टू ए कमिटी
तो कमिटी देखने के बाद ओके करती है, देन वी डू द ट्रांसप्लांट। तो एनीवे इट टेक्स अराउंड 10-12 days। व्हाट आई सजेस्ट, नहीं यही करेंगे, वी आर डूइंग इट हियर। अभी देखो हमारा जो ट्रांसप्लांट का पेशेंट अभी बाहर बैठा हुआ, तो पता नहीं, वी हैव डन 2 weeks बैक, ही इज डिस्चार्ज्ड एंड ही इज डूइंग एक्सीलेंट वेल। वी आर डूइंग इट हियर। नथिंग big thing to worry for the transplant side. The thing which is need to worry is the patient condition. उसकी condition कैसी रहती है। अभी जैसे बीपी कम है, कोई और भी दिक्कत आ जाती है, सांस की भी दिक्कत आ रही है, लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, या कोई और दिक्कत आ रही है, और डोनर अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो डोनर की फिटनेस कैसी है। बिकॉज इन ए सिक पेशेंट, जहाँ पे पेशेंट गंभीर है, सिक है, वी नीड टू हैव ए गुड क्वालिटी डोनर। ऐसा नहीं हो कि डोनर का लिवर भी बहुत क्वालिटी का नहीं है और मरीज भी गंभीर है। ओकेजनल अगर अल्कोहल लेता है, कभी कभी लेता है, तो रेगुलर लेने वाले हैं, ये बिल्कुल नहीं लेते हैं। हाँ, मतलब जो अगर रेगुलर ड्रिंकर है सो दैट वी अवॉइड, बट कोई अगर ओकेजनल ड्रिंकर है और मतलब कभी कभी लेता है और बाकी उसके टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वी डू एन एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन बिफोर द डोनेशन। उसका सारे जितने भी अंग हैं सबका इवैल्यूएशन होता है, उसके हार्ट का, उसके किडनी का। नो इम्पैक्ट। बेसिकली जो डोनेशन होता है, लिवर इज इन द अपर पार्ट, ऊपर के हिस्से में होता है, और जो फर्टिलिटी ऑर्गन्स है दे आर इन द लोअर पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, तो इट डजेंट मैटर क्योंकि वो उस एरिया में काम ही नहीं करते हैं, एंड फर्टिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट। तो नॉर्मल लाइफ पूरी करते हैं डोनर जो यूजुअली डोंट हैव एनी इश्यूज। डोनेशन के बाद पेशेंट दिस लिवर रीजनरेट विद इन 2 to 4 weeks। जो भी लिवर का पार्ट निकालते हैं तो 90% ऑफ द पार्ट रीजनरेट्स। पेशेंट का भी और जिसका निकालते हैं उसका भी, बिकॉज लिवर हैज गॉट यूनिक रीजनरेशन कैपेसिटी, वो रीजनरेट करता है, दोबारा से बनता है। तो जो पार्ट निकाला जाता है वो उसका दोबारा से रीजनरेट कर जाता है, दोबारा से बन जाता है। दैट इज वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिवर। नहीं, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली जो खराब लिवर है, अक्सर लोग सोचते हैं जो खराब लिवर है वो भी रीजनरेट कर, बट इट डजंट रीजनरेट। अगर वो रीजनरेट करता है तो प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो इनका तो जो लिवर डैमेज हो गया है, ये जो लिवर खराब हो गया है, ये just we can buy some time with the medications and all. Only the time will tell कि कितना दिन ये सस्टेन करेंगे, कितना दिन इम्प्रूव होंगे, पूरा इम्प्रूव होंगे नहीं। बिलिरुबिन जैसे 30 है तो कभी कभी 15 पे आके अटक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता। कभी कभी किसी पेशेंट का और भी इम्प्रूव कर जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स एंड एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, इट वैरीज। लिवर इज इनका उसमें जो रिपोर्ट्स हैं, वी नीड टू डू मोर रिपोर्ट, बट अभी तक की जो रिपोर्ट है इट इज़ एन एक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर। एक्यूट ऑन क्रोनिक मतलब कि क्रोनिक इनका पहले से लिवर फेलियर था, लिवर सिरोसिस थी, लिवर डैमेज था। अभी क्या हुआ है कि जो अल्कोहल बिंज लिया है, रिसेंट इंटेक किया, उसकी वजह से एकदम शट डाउन हो गया। तो दिस इज एन एक्यूट कंडीशन। तो जो पहले से लिवर खराब था ये तो पहले से ही गड़बड़ था। अभी जो एकदम डाउन हुआ है तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, बट हाउ मच, फॉर हाउ लॉन्ग होगा कि नहीं होगा, इट ऑल द टाइम विल टेल। वी कैन ओनली नो विद टाइम। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, दिसंबर लास्ट में 25 के आसपास हमने देखा जॉन्डिस लगा था, लेकिन ये रेलवे में है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ ये मतलब रेगुलर ड्रिंक कर रहे थे, मतलब कि लगभग 500 ml डेली, 2 or 3 quarters। दैट इज एन इशू। इनका काफी 3 से 4 साल से, जैसा मैंने डिस्कशन किया, कि ऑलरेडी ले रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, और अभी भी जॉन्डिस होने के बाद भी कुछ ब्लीडिंग भी हुई थी इनको बीच में, और मोशन से और कोई ज़रूरी नहीं है कि पाइल से हो, जिस तरह का वो बता रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से कहीं से ब्लड आ रहा हो, जो मोशन में आ रहा था, क्योंकि ब्लैक मोशन हो रहा था। तो पाइल्स में ब्लैक मोशन जनरली नहीं होता है, जनरली फ्रेश ब्लड आता है। तो ये जो ब्लैक मोशन हो रहा था, इनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। ये लिवर के मरीज में बहुत कॉमन होती है, सो वेरी कॉमन टू हैव इंटरनल ब्लीडिंग पेशेंट ऑफ दिस। तो ये जो इनको सारी परेशानियां हैं, मतलब किडनी के अफेक्शन, हार्ट का अफेक्शन, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लिवर। ये कोई और प्लेटलेट कम है और जो ब्लीडिंग का पार्ट है, दिस इज ऑल इफेक्ट ऑफ लिवर, इट्स नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
So what I suggest in this type of scenario where there is a liver is not working and there is an acute and chronic, better to start preparation for transplant. इनके ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ट्रांसप्लांट की अगर तैयारी करेंगे भी तो इट विल टेक ए वीक 10 days मिनिमम. इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इट टुमारो. तो प्लाज्मा थेरेपी आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ, बट इट इज़ अ डुअल एज सॉर्ट. मतलब इट कैन वर्क and it can make the patient worse also. But it all depends. With different patient have different responses. But 40% of the patient it does very well. Some studies 60-70% of the patient. But what our experience is, it's a 50-50 ratio. Some patient it works well, and some patient it makes the things even worse. Means because there is a risk of infection increases. तो उसको इन्फेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है प्लाज्मा फेरेसिस के बाद. तो अगर प्लाज्मा फेरेसिस किया तो प्लाज्मा फेरेसिस वी यूजुअली यूज एज ए ब्रिज. मतलब सपोज हमें ट्रांसप्लांट करना है, हमने एक डेट सेट कर लिया और अभी पेशेंट का 30 पी लिया है और हमको लगता है 10 दिन के बाद करना है, तो वी गिव ए सेशन ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस, देखा क्या रिस्पॉन्स है, फिर एक सेशन दिया एंड देन उसके बाद हमने ट्रांसप्लांट के लिए ले लिया. नॉट एज ए ट्रीटमेंट ऑप्शन कि हम जस्ट प्लाज्मा फेरेसिस वी आर डूइंग एंड फॉर द पेशेंट टू बिकम, इट्स फॉर अस वी यूज इट एज ए टेम्पररी सोल्यूशन. सम ऑफ द पेशेंट इट डज वर्क वेल कि उससे अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है, थोड़ा सस्टेन भी करता है रिस्पॉन्स. बट इनकी जो पिक्चर लग रही है ओवरऑल, एंड वी नीड टू क्लैरिफाई इट बेटर कि वी नीड टू स्टार्ट वर्कअप फॉर ट्रांसप्लांट. तो इनको ट्रांसप्लांट के लिए वर्कअप स्टार्ट कर, यहाँ जो ट्रांसप्लांट का पैकेज है दैट इज 17 lakhs. बट द गुड पार्ट इज कि हम लोग ये पैकेज बढ़ाते नहीं हैं. मतलब वी कीप 17 मीन 17. बट दे कैन गेट ए रिफर फ्रॉम रेलवे से. वो तो हाँ रिफ़र हो गया है. नहीं अभी तो, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हुआ है, ट्रांसप्लांट के लिए नहीं हुआ होगा. तो ट्रांसप्लांट के लिए भेज देंगे यहाँ से, तो वो रिफ़र हो जाएगा. बट व्हाट आई सजेस्ट बेसिकली कि ये जो पीरियड है, दिस इज़ ए क्रूशियल पीरियड. अभी अगला हफ्ता 10 दिन, और इफ़ यू जस्ट सिट ऑन एंड वी डोंट डू एनीथिंग, तो क्या होगा कि वंस द पेशेंट गेट सिक और डाउन होंगे अभी, और तो देन वी वोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट कि हम अब क्या करें. तो व्हाट आई सजेस्ट कि इस तरह के सिनेरियो में इट्स बेटर कि हम तैयारी करके रखें. एंड सपोज if the patient gets well, he is improving, then we need not to do anything. But if he is not improving, he is not getting well, और अच्छे नहीं हो रहे हैं, so then we explore the option of transplant and go for transplant early. एटलीस्ट प्रिपरेशन करके हम रखें. प्रिपरेशन करके रखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वी शुड हैव ए प्लान ए, प्लान बी. अदरवाइज क्या होगा कि अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स इन डिस्कशन विद फैमिली, सिंस यू आर एजुकेटेड एंड यू नो समथिंग, यू हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फैमिली डिनाइल में रहती. नहीं सर अभी देखिए, ऐसे कोशिश करिए और देखिए और ट्राई करिए और हम लोग देखते हैं, और वो फिर इधर उधर. बट होता क्या है कि जब व्हेन द सिचुएशन बिकम वर्स और पेशेंट वेंटिलेटर पे पहुंच गया, उसका बीपी बहुत डाउन हो रहा है आईसीयू में, तो फिर बोलते सर इसका ट्रांसप्लांट कर दीजिए, हम लोग ट्रांसप्लांट चाहते हैं. बट इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट, वी कांट डू इट. वी से सॉरी, नो अभी कंडीशन नहीं है, इनका बीपी एकदम उठ नहीं रहा है और पेशेंट वेंटिलेटर पे है और लंग्स भी ख़राब हो गए हैं, और फिर आप ट्रांसप्लांट करोगे तो इट इज़ नॉट ओनली ट्रांसप्लांट कि हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और सर्जरी कर रहे हैं. इट इज़ द रिज़ल्ट दैट मैटर्स कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है. So that what I feel is a very important thing, to have a plan A, plan B. If it's going to work well, he's improving, he's getting well, so we can just wait and we can just see. And but if he gets down and there is no other option left, so then we should go ahead. We should have a backup plan कि we are going ahead and that will give him life. सर आप ही करेंगे? जी हम ही करेंगे. डिस्कस विद द फैमिली. अभी जो इनके चाचा या जो लोग भी थे, मैं आधा घंटा वहीं पे था, अभी उनसे डिस्कशन चल रहा था और मैंने उनको यही बताया कि डोंट बी इन एनी सुपरस्टिशन कि नहीं किसी ने बोला है, ये है वो है, ठीक हो जाए. दिस इज़ द रियल लाइफ सिनेरियोज एंड इट हैपन्स एवरी डे. इट इज़ अ टफ डिसीजन. ऐसी स्थिति में शॉर्ट टाइम में टफ डिसीजन लेना, इतना बड़ा मनी इन्वॉल्व है
और डोनर इन्वॉल्व है एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। रेलवे कंफर्म है कि इसका वो कर देगी? रेलवे कर देती है, बट इफ़ यू कम अहेड देन वी हैव टू टेक ए क्लियरेंस, और रेलवे से भी भेजना पड़ेगा। सो हाँ, मतलब वो somebody usually what I feel in these type of scenarios, somebody has to come forward। अगर ज़्यादातर टाइम होता है क्या है, जैसे अब जो डिसीजन मेकर्स हैं वो आगे नहीं आते, डिसीजंस लेते नहीं हैं, बात कम्युनिकेट नहीं करते, आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, हमसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हमको बता नहीं रहे, या उनके मन में कुछ और है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि बी इट क्लियर। इवन आपको ट्रांसप्लांट नहीं भी कराना है, बी इट क्लियर कि सर हमारा डिसीजन नहीं है कराने का, या हमारा फंड नहीं है, या हमारे पास डोनर्स की प्रॉब्लम है, या हम नहीं। सो लेट अस मूव इन दैट डायरेक्शन कि ठीक है, अगर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है तो हमको प्लाज्माफेरेसिस देना है और मल्टीपल सेशंस देना है इनको ठीक करने के लिए, ट्राई करना, लेट्स ट्राई ऑल दोस रादर देन कि हम एक बीच बीच में रहें, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। सो दैट्स ऑलवेज बेटर, दैट्स ऑलवेज a better thing। Best is to have a backup plan, see with time, जो time मिल रहा है इनको improvement के लिए, by that time we can get a donor worked up, इनका भी वर्कअप करना होगा और रिसिपिएंट का भी वर्कअप करना होता है, get everything worked up, get everything ready, get the committee clearance done and everything, and then we can wait and see कि how it is going। तो that is always the best solution। रेलवे से जैसे अप्रूवल वगैरह आता है उनका, मतलब पेमेंट पूरा, तो वो उसमें कितना टाइम लगता है? और ये हम जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो ये काम करते हैं मुझसे मिलवा देते हैं, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट करने को और अप्रूवल के लिए अप्लाई करने को। तो बेस्ट ये रहता है, व्हाट आई सजेस्ट, कि यू स्टार्ट एवरीथिंग साइमल्टेनियसली, डोंट वेट फॉर वन थिंग। एक बार रेलवे का आएगा तो हम देखेंगे, तो यू स्टार्ट फॉर द अप्रूवल प्रोसेस, स्टार्ट फॉर द डोनर वर्कअप, स्टार्ट फॉर द रिसिपिएंट वर्कअप। फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होगा तो रेलवे से नहीं आएगा तो उन लोग शायद ना करा। नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ बैकअप, यू कैन सपोज बाय द वे डोनरी। जैसे मैं फैमिली से बोल सकता हूँ कि मतलब तैयार है, बैकअप डोनर वगैरह तैयार कर लेंगे वो लोग, लेकिन उस बीच में जो प्लाज्मा थेरेपी मतलब जो देंगे वो तो वही देना स्टार्ट कर देंगे, मतलब क्या है, क्या प्रोसेस? आई एम नॉट प्लानिंग फॉर ए प्लाज्मा थेरेपी राइट नाउ। अभी अच्छी चीज़ ये लग रही है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं लग रहा है, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर एक बार इस तरह के मरीज़ में इन्फेक्शन आ जाता है एंड ये पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाता है, तो फिर वॉट एवर यू डू, चाहे ट्रांसप्लांट भी कर दो, रिजल्ट डजेंट कम गुड। क्योंकि ट्रांसप्लांट के साथ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि आप क्या करते हो, इम्यूनोसप्रेशंस देते हो ट्रांसप्लांट के बाद। मतलब इम्यूनोसप्रेशंस मीन कि बॉडी के चूँकि दूसरा अंग लगता है, हाँ दूसरा अंग लगता है, तो बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे। उस रिजेक्शन को रोकने के लिए आप हाई डोज इम्यूनोसप्रेशन शुरू में देते हो। उस हाई डोज इम्यूनोसप्रेशन की वजह से क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम होती है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ता है। अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन है तो बहुत तेज़ी से फ्लेयर अप करेगा। तो अगर हमने पेशेंट को इन्फेक्टेड कर दिया तो फिर तो जो ट्रांसप्लांट का आउटकम आना है वो भी नहीं आ पाएगा। सो एंड द प्लाज्माफेरेसिस द बिगेस्ट रिस्क व्हाट वी फील इज़ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन अगर हुआ तो जो अभी इतने पीलिया पे भी ये किसी तरह थोड़ा बहुत स्थिर है कि इनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट अगर वो हुआ तो इवन ऑप्शन ऑफ ट्रांसप्लांट गोज ऑफ। सो वी डू प्लाज्माफेरेसिस बट वी शेड्यूल द टाइमिंग कि कब करना है, क्या करना है। और अगर एक बार अगर ये डिसाइड होता है कि नहीं ही करना है, ट्रांसप्लांट नहीं करना है, देन इट डजेंट मैटर कि हम वॉट एवर वी हैव टू डू इट, whatever option is left, then we are not bothered for it कि करना है नहीं करना है, कितना करना है। बट इट्स ए two-edged sword, वेरी क्लियर। और जो प्लाज्माफेरेसिस से जो पीलिया कम होता है वो टेम्पररी कम होता है, ऐसा नहीं होता कि वो मरीज को ठीक कर देता है। इट इज़ ए टेम्पररी कम होता है, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो देन यू आर जस्ट गॉन, यू आर जस्ट फिनिश्ड, यू कांट डू एनीथिंग। ट्रांसप्लांट का भी होना इज़ नॉट द गोल, बट एक्चुअली है कि इट शुड प्रोड्यूस अ रिजल्ट, है ना। अभी तो 2-3 दिन आईसीयू में रखेंगे, मतलब कि अभी तो आईसीयू अगर रिकवरी करते हैं तो ट्रांसप्लांट जरूरत पड़ेगी। It will all come up with time, but these pilia जो है ना, it's quite high. You have to understand the reality कि हम
जो चांसेस ऑफ जैसे 2-3 दिन में अगर ये पीरियड बिलिरुबिन अगर 15 से नीचे आता है तो विल वेट। अगर पेशेंट का इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली विल वेट एंड विल गिव इट टाइम। विल मतलब ट्रांसप्लांट के लिए पूरी प्रिपरेशन मतलब करके रखें। प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। फर्स्ट थिंग इज द फैमिली से डिस्कशन करना। सबसे पहला तो किसी भी चीज़ को करने के लिए तो सबसे पहले इरादा बनाना होता है ना। यू नीड टू मेक ए डिसीजन कि ठीक है हमको करना है, एंड देन यू हैव टू सी फॉर द ऑप्शंस कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सो देन यू नीड टू सी कि हु कैन बी द डोनर। वी आर नॉट द वन टू say that you are the donor. The donor has to come from the family, and we can only do the test and tell कि भाई आप fit हो या नहीं fit हो, क्योंकि donor we can't take even 0.1% of risk कि donor को अगर थोड़ा भी risk ले, no, we can't take it. So donor has to be 100% risk free, then only we can take a donor. So हम ये कर सकते हैं कि डोनर काम्स वी कैन इवैल्यूएट और ये करके बता सकते हैं कि आपको हम गो अहेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर हम गो अहेड कर सकते हैं देन इट्स ओके। इफ यू कांट गो अहेड देन यू हैव टू ब्रिंग अनदर डोनर। अगर ट्रांसप्लांट के बाद जैसे बाद में एल्कोहल, क्योंकि रेलवे जॉब करते हैं ये ज़्यादातर वहीं रहते हैं यार, ये तो मतलब ये तो नहीं मॉनिटर कर सकते। उसके बाद ये तो देखो, कोई भी मतलब ट्रांसप्लांट सर्जन को अगर ये भनक भी लग जाए कि ये तो अल्कोहल लेता रहेगा और वो लेता रहेगा, तो नोबडी विल डेयर कि हम इतना बड़ा वेंचर करें यार कि ये अल्कोहल पिएंगे ट्रांसप्लांट के बाद। मॉनिटर नहीं करता, बड़ा है छोटे को तो हम लोग देख सकते हैं। अब नहीं, दिस थिंग हैज टू कम फ्रॉम सेल्फ। अब ये तो अपने से ही आती है ना, तो लत के चक्कर में पेशेंट आ जाएगा। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट who are sincere और इतना बड़ा अटैक होने के बाद वो लेते नहीं हैं। हाँ, वो आते नहीं हैं। आपका पैसा जा रहा है, आपका बॉडी जा रहा है, साथ में फैमिली मेंबर भी है, और बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रहती है। बट एनीवे फैमिली को तब भी कोऑपरेट करना होता है। इनके साइकोलॉजिकल फैक्टर जो भी हैं, सपोज शादी नहीं हुई है तो शादी होना है, जो भी, क्योंकि पर्सन अगर स्टेबल रहता है, ही इज़ मेंटली स्टेबल, ही इज़ मेंटली एट पीस, ही इज़ कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो कंफर्टेबल रहता है। बट अगर वो अनस्टेबल है सो देन इट इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम। ये ट्रांसप्लांट के बाद कितने दिन में रिकवर होंगे? ट्रांसप्लांट के बाद यूजुअली हम लोग 2 हफ्ते में डिस्चार्ज कर देते हैं, और विद इन 3 months ही कैन इवन स्टार्ट ऑल हैवी स्पोर्ट्स ऑल्सो। जनरली अभी पेशेंट बाहर था जिसका भी आप लोग ने अगर देखा हो तो उसका भी हमने डिस्चार्ज किया है जस्ट ए वीक बैक। अब आराम से घर पे देखो खा रहा है, पी रहा है, और आराम से घर पे टहल रहा है, टॉयलेट बाथरूम सब खुद जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट ट्रांसप्लांट मैक्स की होम केयर नर्सिंग दिलवा देते हैं। वो नर्सिंग 1 हफ्ता वो घर पे रहता है, नर्सिंग फैमिली को भी ट्रेन कर देती है, और 1 हफ्ते के बाद फिर कोई ऐसी नर्सिंग या कुछ चाहिए नहीं होती है, एंड ही कैन डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। तो अभी जैसे देखो इसका, जो देखो अभी घर पे है अपने, उसको भाप दिलवा रहे हैं, वो दिलवा रहे हैं, तो 1 हफ्ते के हम लोग ये नर्सिंग इसकी रख देते हैं। अभी खुद ही से एक्सरसाइज कर रहा है। ये इज़ द रिसिपिएंट, इसका डोनर जो है इसका बेटा है। तो अभी ये अपने घर पे है। ये नर्सिंग टीम हमारी 1 हफ्ता वहीं घर पे रहती है। 1 हफ्ते के बाद देन दे स्टार्ट एवरीथिंग। तो ये हमको डेली जो है इसकी वो भेजते रहते हैं रोज़ उसका क्या वाइटल चल रहा है, क्या चीज़ है, और क्या उसका बीपी पल्स कैसा है। 1 हफ्ते के बाद फिर हम फैमिली को बोल देते हैं टेक ओवर करने को। तो ये सारी चीज़ें फैमिली को करनी पड़ेंगी बस शुरू का 1 हफ्ता। उसके बाद तो बस मेडिसिन्स वगैरह इंपॉर्टेंट रहती हैं जो लेना रहता है, और वो हाँ डाइट मेडिसिन। तो उस 1 हफ्ता में जो नर्सिंग रहती है वो फैमिली को सिखा भी देती है साथ में, और वो पूरा ट्रेंड हो जाते हैं। और उसके कुछ ऐसा बहुत स्पेशल नहीं रहता है कि नर्सिंग के बिना बहुत सारे पेशेंट है जो नहीं भी लेते हैं, खुद ही करते हैं। 3 months में ये नॉर्मल रूटीन नॉर्मल लाइफ पे आ जाए। नहीं, नॉर्मल लाइफ पे तो विद इन 1 month ऑफ ट्रांसप्लांट आ जाते हैं पेशेंट, बट हैवी एक्सरसाइज एंड ऑल वी से फॉर 3 months। जॉब पे आफ्टर 2 months ही कैन गो टू जॉब, ही विल बी वेरी कंफर्टेबल टू गो टू जॉब।